सर्कुलर पाथ है, उस सर्कुलर पाथ के ऊपर कोई एक पर्टिकुलर बॉडी है, वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ए बी सी डी। ए पे उसका वेलोसिटी को v1 लिखा हुआ है, बी पे उसका वेलोसिटी है v2 और सी पे उसका वेलोसिटी है v3 और डी पे उसका वेलोसिटी है v4। क्वेश्चन लिखा है बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड v। अच्छा, हर जगह अगर हम इस v को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फॉर्म में लिखें तो क्या हम इसको v j कैप लिख दें? यस सर। इसको क्या लिखे बता दे फटाफट। माइनस आई कैप। माइनस आई कैप। इसको क्या लिखेगा बोल दो। माइनस ऑफ जे कैप। माइनस ऑफ जे कैप। और इसको क्या लिखेगा? आई कैप। वी आई कैप। यस सर। क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी इन फर्स्ट हाफ रेवोल्यूशन। अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी निकालना है हाफ रेवोल्यूशन में। अरे भाई, तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। अब हाफ रेवोल्यूशन लेगा, ए से बी लेगा, ए से सी लेगा ना, तो वेलोसिटी एट सी माइनस वेलोसिटी एट ए, ये में लिखेगा। तो वेलोसिटी सी क्या लिखेगा? v के साथ माइनस जे कैप, और यहाँ लिखेगा v के साथ जे कैप। तो ये दोनों सॉल्व करेगा तो माइनस 2v जे कैप आएगा। और फिर दूसरा है फर्स्ट क्वार्टर रेजोल्यूशन। फर्स्ट क्वार्टर ए से लेके बी तक, फर्स्ट क्वार्टर चेंज इन वेलोसिटी फर्स्ट क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर लिखेगा फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल में लिखेगा v ऑफ माइनस आई कैप, इनिशियल में लिखेगा v ऑफ जे कैप। तो हो गया ये माइनस v आई कैप माइनस v जे कैप। हो गया जी आदित्य बाबू, यही तो था आपका क्वेश्चन। कोई दिक्कत किसी को? दूसरा क्वेश्चन भी उसका देख लीजिए। उसका दूसरा क्वेश्चन है पार्टिकल मूव्स, लिखा है पार्टिकल मूव्स टुवर्ड्स ईस्ट विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। आफ्टर 10 सेकंड इट्स डायरेक्शन चेंजेस टुवर्ड्स नॉर्थ विद सेम वेलोसिटी। द एवरेज एक्सेलरेशन। ये है भाई आपका ईस्ट, तो ऑब्वियसली नॉर्थ है, वेस्ट है, साउथ है। बोला चलता है पहले ईस्ट की तरफ 5 मीटर पर सेकंड से, तो v1 है हम लोग का 5 मीटर पर सेकंड ईस्ट की तरफ। फिर उसके बाद 10 सेकंड इट्स डायरेक्शन चेंजेस टुवर्ड्स नॉर्थ विद सेम स्पीड, तो v2 है हम लोगों का फिर से 5 मीटर पर सेकंड। अब बोलो इस केस में जो समय लगा है वो 10 सेकंड मेंशन है, तो कोई हमको बताएगा क्या एवरेज एक्सेलरेशन का इक्वेशन आपको याद है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन फॉर दैट चेंज। यस सर। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी लिख दिया हम लोग 5 जे कैप, इनिशियल वेलोसिटी लिख दिया 5 आई कैप, और नीचे हो गया 10। सो इट इज 1/2 जे कैप माइनस 1/2 आई कैप। अब देखो वेक्टर फॉर्म में रहता तो यही आंसर होता, लेकिन हम नीचे देख रहे हैं सारा इसका मैग्नीट्यूड है, तो अंडर रूट 1/2 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर सॉल्व करेगा, √2 टाइम्स ऑफ 1/2 आएगा, इसका मतलब 1/√2 आएगा। हाँ, इसका डायरेक्शन बता दो थोड़ा, यहाँ ऊपर है देखो, इसमें क्या लिखा है? ये लिखा है 1/2 जे कैप प्लस 1/2 ऑफ माइनस आई कैप। जे कैप किसका डायरेक्शन बताता है? नॉर्थ का। और माइनस आई कैप किसका डायरेक्शन बताता है? वेस्ट का। तो इसका डायरेक्शन हो गया नॉर्थ वेस्ट। समझे जी? यस सर। सबको समझ में आया? देखो इस तरह का क्वेश्चन का सिंपल मतलब, आप मानो L प्रोपोर्शनल C पे पावर x G पे पावर y, और जो हम लोग के पास है ना e स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इस पे पावर z। ठीक है,
लिखा है c is velocity of light, g is universal constant of gravitation and e is charge। और एप्सिलॉन नॉट तो आप जानते हैं ना, एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए हम आपको थोड़ा सा ट्रिक बताते हैं, आप थोड़ा सा होमवर्क कर लीजिए। क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स का इक्वेशन होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाय r स्क्वायर, सही है? ये होमवर्क है। Yes, sir. तो क्या हम लोग f इंटू आर स्क्वायर को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर की जगह पे डायमेंशनली यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं। मतलब e स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट f इंटू आर स्क्वायर का डायमेंशन, कहने का मतलब mlt-2 इंटू l स्क्वायर लिख सकते हैं ना? ये यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। और देखो, मान लो कैपिटल G किसी को याद है, किसी को नहीं याद है, तो क्या वो लिख सकता है कैपिटल G m1 m2 बाय r स्क्वायर? तो जहां कैपिटल G है वहां fr स्क्वायर बाय m1 m2 लिख सकते हैं। क्या सही है? इसका मतलब mlt-2 l स्क्वायर बाय m स्क्वायर। सो जहां कैपिटल G होगा वहां m-1 l पे पावर 3 और t पे पावर -2 लिख सकते हैं। देखो ये होमवर्क चल रहा है, बाद में यूज करेंगे। e स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह ml³ t-2, कैपिटल G के जगह पे ये, और c तो स्पीड है उसको हम लोग सीधा यूज कर लेंगे। अब देखो l प्रोपोर्शनल lt-1 पे पावर x, कैपिटल G का मतलब हो गया m-1 l³ t-2 पे पावर y, और e स्क्वायर बाय 4 पे एप्सिलॉन नॉट हो गया ml³ t-2 पे पावर z। प्रोपोर्शनैलिटी हटा के आपको सिखाया गया था, यहाँ पे एक कांस्टेंट लगा लो भाई। अब लेफ्ट हैंड साइड में लेंथ है डायमेंशन, और कांस्टेंट को तो आप लिख लीजिए। अब देखिए राइट हैंड साइड में m पे पावर है -y और +z, लेंथ पे पावर है x + 3y + 3z, और t पे पावर है -x -2y -2z। ठीक है, जैसे आपको सिखाया गया था इक्वेटिंग पावर ऑफ सेम बेस, दोनों तरफ के बेस के पावर्स को इक्वेट करो। तो लेफ्ट हैंड साइड में m है ही नहीं, इसका मतलब m0 है, और m पे पावर -y + z है, इसका मतलब 0 is -y + z या फिर y = z। दूसरे में l पे पावर 1 है और राइट हैंड साइड में x + 3y + 3z है, इसका मतलब 1 is equals to x + 3y + 3z है। और फिर t पे पावर लेफ्ट हैंड साइड में 0 है, राइट हैंड साइड में -x -2y -2z है, सो 0 is equals to x + 2y + 2z, यही है ना। अब हम थोड़ा सा इन तीनों को यूज करके सॉल्व करेंगे, और सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि y = z है, तो क्या हम 1 is equals to x + 6y लिख सकते हैं, और 0 is equals to x + 4y लिख सकते हैं? Yes, sir. इसका मतलब x is equals to -4y, इसको यहाँ प्लस कर दो, तो 1 is equals to -4y और +6y, so 1 is equals to 2y, या y is equals to 1/2। अगर y इतना है तो z भी 1/2 है, y इतना है तो z भी 1/2 है। तो भाई x कितना है, x है -4 of 1/2, इसका मतलब x -2 है। तो आपका ये इक्वेशन बनके तैयार हुआ कि L is equals to some constant c पे पावर x, x कहने का मतलब 2, g पे पावर y, y कहने का मतलब 1/2, और e स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पावर कितना 1/2। दिस इज योर आंसर। समझे जी साइमा? Yes, sir. ये तरीका।
देखिए थोड़ा थोड़ा ट्रिक समझिए, ई स्क्वायर बाई 4πε0 को हम कितना सिंपल वे से हटा दिए, जी का अगर नहीं आता तो आप निकाल लिए, बस पुट करके सॉल्व करिए, आंसर है। नोट करो बढ़िया से, नोट करते जाना। हाँ अगला है ट्रिपल प्रोडक्ट से बता रहे हैं, थोड़ा फटाफट नोट कर लीजिए, बस आगे बढ़िए। इसका है ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तुम्हारे पास है कोई एक पैरेललोपाइड, पैरेललोपाइड किसको कहते हैं? ऐसा कि वाइड शेप का है लेकिन वो पैरेलल है, एक फेस दूसरे फेस के कंपैरिजन में आगे निकला हुआ है। आप इसके तीन फेस को तीन वेक्टर से दिखाइए। मान लीजिए आपका ये फेस दिखाता, ये वाला लाइन दिखाता है एक्स एक्सिस को, ये वाला लाइन दिखाता है एक्स एक्सिस, ये वाला जो लाइन है अभी तो यहाँ पे दिख रहा है कि एक दूसरे के ऊपर ऐसा है, ये वाला जो लाइन है ये एक्स एक्सिस नहीं है, थोड़ा गलत बोल दिया, एक्सिस नहीं है, वेक्टर्स है, वेक्टर्स। ये वाला जो साइड है वो ए वेक्टर को दिखाता है और ये वाला साइड दिखाता है बी वेक्टर और ये दिखाता है सी वेक्टर को, तीन वेक्टर है, एक्सिस बोलेंगे तो 90 दिखाना होगा। तो ए बी और सी तीन वेक्टर अगर किसी पैरेललोपाइड के तीन साइड्स को रिप्रेजेंट करता है इस तरीके से जैसे दिखा रहे, तो याद रखना ए बी सी किसी पैरेललोपाइड, इसको कहते हैं पैरेललोपाइड, पैरेललोपाइड के तीन साइड्स को रिप्रेजेंट करता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर हम ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ निकालें, तो जरा सोच के बोलो ये वेक्टर मिलेगा या स्केलर? वेक्टर। और फिर उसका डॉट प्रोडक्ट आप सी के साथ निकालिएगा तो ये कुछ नहीं होता, वो इस पैरेललोपाइड के वॉल्यूम के बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड के बराबर होता है। तो जब कभी भी आप ए बी सी तीन वेक्टर किसी पैरेललोपाइड के तीन साइड्स को रिप्रेजेंट करेगा, तो अगर आप किसी भी दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का तीसरे वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, किसी भी दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का तीसरे वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, हमेशा वो उन तीनों वेक्टर से बने हुए पैरेललोपाइड के वॉल्यूम के बराबर होगा, ठीक है ना? अब यहाँ पे सुनना और समझते चलना कि A क्रॉस B डॉट C वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड है। सिमिलरली इसी तरह से एक लाइन याद रखिएगा कि अगर आप B का क्रॉस प्रोडक्ट C के साथ लें और डॉट A के साथ लें, या फिर आप C का क्रॉस प्रोडक्ट A के साथ लें या डॉट B के साथ लें, या फिर A का क्रॉस प्रोडक्ट B के साथ लें और डॉट C के साथ लें, ये तीनों सेम होता है। B क्रॉस C डॉट A या C क्रॉस A डॉट B या A क्रॉस B डॉट C, ये तीनों वैल्यू सेम ही आता है। और ये तीनों किसके बराबर होता है? तो ये तीनों बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड जो तीन वेक्टर से मिलकर बना है। अगर A B C तीन वेक्टर है और वो पैरेललोपाइड के तीन साइड्स को रिप्रेजेंट करता है, तो दो का क्रॉस प्रोडक्ट अगर तीसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा तो वो उस पैरेललोपाइड के वॉल्यूम के बराबर होता है। दिस इज द बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। अब इसमें कुछ और भी टर्म है वो सीखो। सोचो जरा ध्यान से कि अगर कभी ऐसा हो कि इफ थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर, इफ थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर, मान लो जैसे कि हम लोगों का A B एंड C आर कोप्लेनर, अगर A B और C कोप्लेनर हुआ,
अगर ए बी और सी कोप्लेनर हुआ तो बोलो क्या उससे पैरेललोपाइड बनेगा? नो पैरेललोपाइड विल फॉर्म। नो पैरेललोपाइड विल फॉर्म, कोई पैरेललोपाइड नहीं बनेगा। इसका मतलब ये है कि जो उसका वॉल्यूम है वो जीरो होगा। सो वी कैन से दैट कि ए का क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ और बी का उसके बाद का डॉट प्रोडक्ट ये जीरो होगा। तो देखिए हम अभी तक आपको 2-3 लाइन एक बार रिकैप करा दे। दो वेक्टर का परपेंडिकुलर होना, ये हम लोग डॉट प्रोडक्ट में सीखे हैं कि डॉट प्रोडक्ट लेके वैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, सही है? दो वेक्टर का पैरेलल होना क्रॉस प्रोडक्ट में सीखे, सही है? उसी तरह तीन वेक्टर का अगर कोप्लेनर से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल आ गया तो याद रखना कि वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट उनका जीरो होता है। ए क्रॉस बी डॉट सी का वैल्यू जीरो होता है। ए क्रॉस बी डॉट सी का वैल्यू कितना होता है? जीरो होता है। ठीक है, अब इसमें और लाइन सुनो। अगर हम लोग ए क्रॉस बी का वैल्यू ए के साथ ले, कोई बताएगा इसका वैल्यू कितना होता है? जीरो होता है। क्यों जीरो होता है जी? वेरी गुड, वेरी गुड। हमेशा ध्यान रखना कि ये वैल्यू जीरो होगा। कारण क्या है कि जो हमारा ए क्रॉस बी है वो तो परपेंडिकुलर होता है ए पे। तो अगर ए क्रॉस बी ए पे परपेंडिकुलर है तो ए क्रॉस बी का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। सिमिलरली ए क्रॉस बी इज आल्सो परपेंडिकुलर ऑन बी वेक्टर। तो अगर आप ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ लीजिएगा तो भी आंसर जीरो होगा। डिड यू गेट दिस? समझ में आया? साइमा यही क्वेश्चन था आपका, ठीक है? यही क्वेश्चन था आपका, तो उसका आंसर ऐसे है। अब तुम लोग क्या करो, फटाक से क्वेश्चन का सॉल्यूशन मेरे सामने निकाल के दिखाओ। देखो जरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, if vector a equals to 3i cap plus 4j cap plus k cap and vector b is equals to 2i cap plus 3j cap plus 2k cap and c vector is equals to mi cap plus 3j cap plus k cap. Find value of m so that all three becomes coplanar. ये तीनों का तीनों कोप्लेनर हो जाए उसके लिए m का वैल्यू निकालो। नोट करो इसको, फटाफट सॉल्व करो इसको। है ना, सिंपल वे से a क्रॉस b निकाल लेते। पहले हम डायरेक्ट a क्रॉस b लिखते हैं, जरा देखना तो 8 - 3 मतलब 5i कैप। यस सर। 5i कैप प्लस 2 - 6 -4 -4j cap -4j कैप प्लस 9 - 8 k कैप। ठीक है, क्या सही है? यस सर। अब इसी a क्रॉस b का डॉट प्रोडक्ट c के साथ लेना है। तो 5i कैप -4j कैप प्लस k कैप का डॉट प्रोडक्ट लेना है mi कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप के साथ। ये हो गया 5m - 12 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 5m - 11 and because they are coplanar so it should be equals to 0. यस सर, तो 0 सर, तो m इक्वल्स टू वेरी गुड आदित्य बाबू। क्या हो गया जी बाकी सबको? क्या इसमें गड़बड़ हो गई? क्या ये समझ में आया?
सर यस सर स्टार्ट करेंगे। बहुत बड़ा चीज इसमें हम डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं, एकदम आराम से पढ़ेंगे, आपको बहुत कुछ पहले से आता है। काइनेमेटिक्स अब इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं किसी भी पर्टिकुलर बॉडी के मोशन में होने से, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसके मोशन में होने से जो इफेक्ट जनरेट होता है, इफेक्ट जनरेट होने का मतलब है कि वो कब कहाँ है, कितना डिस्टेंस कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, किस वेलोसिटी से चल रहा है, किस एक्सेलरेशन के इन्फ्लुएंस में है, ऐसा पर्टिकुलर डिस्कशन किसी भी बॉडी के मोशन से रिलेटेड, उसका पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, यही 5 वर्ड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन एक चीज हो गया, वेलोसिटी और स्पीड 2 हो गया, और एक्सेलरेशन 3। ये 3 चीज के बारे में आप मेनली है डिस्कस करते हैं। दिस इज काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स इज नथिंग एल्स बट सिंपली इफेक्ट ऑफ मोशन आपको देखना है। इस इफेक्ट ऑफ मोशन में आप सुनेंगे डिस्टेंस के बारे में, आप सुनेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में, आप सुनेंगे स्पीड के बारे में, आप सुनेंगे वेलोसिटी के बारे में, और आप सुनेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। यही डिस्कशन है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। सो स्टार्टिंग विद सम बेसिक फंडामेंटल टर्म्स। सबसे पहला टर्म होता है पोजीशन वेक्टर, बस खाली हमको लिख देना है और आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं लेके जाना। पोजीशन वेक्टर कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है जिसका एक्स, वाई और जेड कोऑर्डिनेट है, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो वेक्टर इसको दिखाता है उसी को आप पोजीशन वेक्टर कहते हैं। एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, दिस इज द पोजीशन वेक्टर। अब अगर बॉडी किसी एक पॉइंट से चल के दूसरे पॉइंट पे चला जाए, मान ले बॉडी एक पॉइंट से चला और इस रास्ते से इस P2 पे पहुंच गया, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में P1 का पोजीशन इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में P2 का पोजीशन फाइनल पोजीशन वेक्टर, और P1 से P2 का डायरेक्शन, दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो अगर आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखते हैं, मतलब डेलार, तो हमेशा ध्यान रखना कि फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल, ठीक है। यस सर नेक्स्ट टर्म होता है थर्ड, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी। This is nothing else but simply rate of change of position with respect to time। कोई भी बॉडी का पोजीशन का जो रेट ऑफ चेंज है, कोई भी बॉडी के पोजीशन का जो रेट ऑफ चेंज है उसी को हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। But remember that velocity is of two kinds. One is called average velocity. Average velocity simply displacement by time होता है। मतलब कहीं भी अगर आप वेलोसिटी का एवरेज निकाल रहे हैं ना, तो आप ज्यादा दिमाग ना लगाएं, आप बस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल के टाइम से डिवाइड करें। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में टाइम से जब आप डिवाइड करते हैं, then it is called average velocity। सही है? अरे सुनाई दिया? यस सर और याद रखना कि एवरेज वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ बी एवरेज इज इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हमेशा ध्यान रखना कि एवरेज वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के डायरेक्शन में होता है, ठीक है। अब दूसरा टर्म देखो, दूसरा टर्म, दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, हमेशा ध्यान रखना कि बी इंस्टेंटेनियस होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन dr by dt, ठीक है, डिफरेंशिएशन से आता है। और याद रखिएगा कि बी इंस्टेंटेनियस इज ऑलवेज
डायरेक्टेड टेंजेंट टू पाथ इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। हमेशा भी इंस्टेंटेनियस जो है वो टेंजेंट टू पाथ इन डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है। क्लियर? तो देखो अभी तो बहुत सिंपल बात चल रहा है, सिंपल बात चल रहा है। बहुतों को लग रहा है कि सब चीज तो हमको आता है, तो बस हम उसी चीज आने वाली चीज को एक बार रिकैप करा दे, फिर हम आपको दिखाएंगे आगे। काइनेमेटिक्स है, आप आराम से देखिए, बस समझते चलिए, बेसिक चीज याद रखिएगा। थर्ड टर्म आता है हम लोग के पास एक्सेलरेशन, सेकंड थर्ड फोर्थ। एक्सेलरेशन कुछ नहीं होता, दिस इज नथिंग एल्स बट सिंपली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज है। ये भी दो तरह का होता है, एक होता है एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन फॉर दैट चेंज, ठीक है। और बी होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है dv by dt। दोनों ही केस में जो हमारा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है वो हमेशा चेंज इन वेलोसिटी की तरफ होता है। एक्सेलरेशन is always directed in direction of चेंज इन वेलोसिटी। जिधर भी हमारा वेलोसिटी का चेंज होगा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वही होगा। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। वेरी गुड। दो और वर्ड हम लिख देते हैं भाई, दो और वर्ड हम लिख देते हैं, वो भी आपको आता है। एक होता है डिस्टेंस, आपको जानते हैं ना डिस्टेंस किसको आप कहते हैं? यस सर। क्या होता है, क्या होता है डिस्टेंस? सर एक्चुअल पाथ जो कवर्ड होता है ऑब्जेक्ट के द्वारा, टोटल जितना भी पाथ कवर हो रहा है। बिल्कुल सही। एक्चुअल पाथ covered by body between two points। दो पॉइंट्स के बीच का जो एक्चुअल पाथ बॉडी कवर करता है उसको डिस्टेंस कहते हैं। और भाई डिस्प्लेसमेंट भी तो आप जानते ही हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में। बिल्कुल सही। शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ होता है। तो बोर्ड पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया जो रॉकेट साइंस है या कोई दूसरी दुनिया का बात है। ये वो बात है जिसको आप 2 साल से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा नोट कर लीजिए, फिर हम इसका यूज दिखाते हैं कि आप कहां प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। हम आपको दिखाते हैं कि आपको सब चीज आता है फिर भी आप प्रॉब्लम में कैसे फंसते हो, हम आपको दिखाते हैं। नोट करो फटाफट। कोई एक बॉडी है, a body is moving with constant speed v on circular path of radius r। यह हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है। इस सर्कुलर पाथ के ऊपर कांस्टेंट स्पीड से एक बॉडी ऐसे घूम रहा है। इसका अपना एक रेडियस है r। इस पॉइंट को a कह दिए, ये पॉइंट b है, यहाँ पे पॉइंट c है और ये पॉइंट b है। मान ले मोशन यहाँ से स्टार्ट हुआ, a से स्टार्ट हुआ, तो तुमको इस बात को ध्यान में रख के मेरा ये जो चार्ट है उसको कवर करना है फटाफट। पॉइंट्स हम यहाँ लिख देते हैं, उसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस आप लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट, फिर जो टाइम लगा वो लिखेंगे आप। अब देखिए एक टर्म आता है ना स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड होता है भाई डिस्टेंस बाय टाइम, ओके, वो लिखेंगे। और फिर आप लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी।
और एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो ये काम आपको अभी करना है देख के, जो अभी आप थ्योरी पढ़े उस हिसाब से। तो एक बार ये काम कीजिए आप ए से बी तक को सोच के, फिर आप काम कीजिए ए से सी तक सोच के, फिर आप काम कीजिए ए से डी तक सोच के, और फाइनली आप ए से चल के फिर ए तक पहुंचिए। तो सारा चीज रिपीट कीजिए। चलिए 2 मिनट 3 मिनट टाइम है, आप कवर कीजिए इसको, बनाइए फटाफट। अच्छा एक और साइकिल इसमें बना दे क्या, थोड़ा सा जगह आप शॉर्ट कर लीजिएगा यहाँ पे लास्ट में। एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन भी यही लिखो। लिखना चाह रहे थे कि केवल आप पढ़े हैं कि आप उसको समझे, ठीक है, दोनों में अंतर होता है, और अंतर भी आपको इस क्वेश्चन में समझना है। चलिए बताते चलिएगा, एकदम ईमानदारी से बताते चलिएगा क्या सही क्या गलत हो रहा है। क्या आपका ए से बी तक का डिस्टेंस पाई आर बाई 2 है? और डिस्प्लेसमेंट रूट 2 आर है? क्या आपके टाइम का वैल्यू पाई आर बाई 2 भी है? क्या एवरेज स्पीड भी आया? क्या एवरेज वेलोसिटी रूट 2 आर बाई पाई आर बाई भी आया? क्या आपका एवरेज एक्सेलरेशन, क्या आपका एवरेज एक्सेलरेशन v माइनस आई कैप माइनस बी जे कैप डिवाइडेड बाई पाई आर बाई भी आया? बोलो बोलो बोलो, क्या ये सारा सही? किसका सारा सही? किसका सारा सही फर्स्ट वाले में? कोई नहीं, मतलब आप पढ़े हैं, आप समझे नहीं। देखिए किसी का डाउट? डिस्टेंस में क्या डाउट, बोलो जी आदित्य कुमार। डिस्टेंस में नहीं है, एवरेज वेलोसिटी में हाँ डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ना। हाँ, तो यहाँ 2 होगा एक। हाँ ठीक है, फिर सही है मेरा। ठीक है ठीक है, पाई आर बाई 2 भी होगा, एक्चुअली यहाँ 2 टाइम है ना 2 भी में। और कुछ किसी का कोई डाउट बोलो उसमें फर्स्ट में? तो उसमें आर कैंसिल नहीं होगा? कर लेंगे यार, सॉल्व कर लेना ना। हाँ ठीक है, कर लेना, वहां देख वहां भी ऊपर चला जाएगा, भी स्क्वायर बाहर है, वो सब कर लेना। चलो ठीक। हाँ एवरेज एक्सेलरेशन बोलो बोलो। तो आप लोग पढ़े हैं ना कि एक्सेलरेशन का एवरेज होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी में फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम लिखे हैं ना। तो देखिए ए में जो वेलोसिटी था वो ऊपर है v j कैप, और b में वही वेलोसिटी लेफ्ट की तरफ है ना माइनस आई कैप। फिर c में यही वेलोसिटी नीचे है ना। आप ही का ना क्वेश्चन था, नहीं नहीं आदित्य का था, और v के साथ आई कैप, सही है। तो जब आप a से b जाएंगे तो आपका फाइनल वेलोसिटी v माइनस आई कैप और इनिशियल v j कैप है, और टाइम है पाई आर बाई 2b। चलिए a से c तक बात करते हैं। क्या हम लोग का डिस्टेंस पाई आर है? क्या डिस्प्लेसमेंट 2r है? क्या टाइम पाई आर बाई v होगा? एवरेज स्पीड आप निकालिएगा v रहेगा, लेकिन एवरेज वेलोसिटी होगा 2r बाई पाई आर बाई v। और एवरेज एक्सेलरेशन a और c को ध्यान में देखो, क्या फाइनल वेलोसिटी माइनस v j कैप और इनिशियल वेलोसिटी v j कैप है, और टाइम क्या पाई आर बाई v है।
बोलो किसका ए से सी सब सही, ए सी में सब सही, किस किस का सब सही, ए से डी में। क्या ये ए से डी 3πr/2 होगा और डिस्प्लेसमेंट होगा √2r। ए से डी डिस्प्लेसमेंट होगा √2r और मेरा टाइम होगा 3πr/2b। एवरेज स्पीड निकालिएगा b आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो गया √2r और टाइम हो गया 3πr/2b। हाँ, अब एवरेज एक्सेलरेशन बोलो जी, ए से डी तक फाइनल वेलोसिटी कितना, बी जे क्या, और नीचे टाइम हम लोग के पास है 3r/2 3πr/2b। सॉल्व कर लेना, जो आएगा वही आंसर। सही है कुमार, आदित्य कुमार, घूम रहा तुम लोग? सर नेटवर्क चला गया था सर, इसीलिए हट गया था सर। अच्छा ठीक है, अभी समझ में आ रहा है यहाँ? यस सर। ठीक है, चलो भाई ए से ए बात करते हैं, फाइनल करते हैं। ए से ए बोलो डिस्टेंस कितना, 2πr। डिस्प्लेसमेंट कितना सर 0। टाइम कितना 2πr/b। एवरेज स्पीड कितना v। एवरेज वेलोसिटी कितना 0। एवरेज एक्सेलरेशन कितना